नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ और ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए हैं आपके, चाहे वो नेट दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। कि हमने पूछा था इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने बताया था इसमें आपके लव और ब्यूटी थे, और हमने एक्सट्रिंसिक जो वैल्यू होते हैं उसके बारे में मैंने पूछा था कौन से होते हैं। देखिए, जो हमारे एक्सट्रिंसिक वैल्यू होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होते हैं, जो हमारे गोल को पाने के लिए एक तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल या एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। और इसमें हमारा हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल यानी एक्सट्रिंसिक में आते हैं। और एक चीज़ और जाने रहिएगा, जो हमारा प्ले होता है ये प्ले हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यानी इंस्ट्रूमेंटल भी होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। क्योंकि इसके लिए क्या करते हैं हम अपने खेलने के लिए क्या करते हैं, खेलना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन इंजॉयमेंट लेना, उसको टाइम पास करना, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो इस बातों को आप याद रखना, खेलना जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों होता है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन और कारण से हमने क्वेश्चन लिया है फूड न्यूट्रिशन का। कुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण हो जाता है। अब देखिए, कुपोषण में कह रहा है इसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होता है। कारण में है भोजन गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टि से अपर्याप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, देखिए दोनों बातें यहाँ पर सही बताई जा रही है, क्योंकि इन दोनों में वही बातें कह रहा है उसी के बारे में। तो कुपोषण की में जो आएगा क्वेश्चन, ए और ए सही है, आर गलत है। ए सही और आर सही, ए गलत। ए और आर दोनों सही है और दोनों गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है हमारा सी जाएगा, यानी ए और आर दोनों बातें सही हुआ। देखा, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टि से अपर्याप्त होता है। यानी गुणात्मक मतलब हम सही तरीके से अपना बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, परिमाणात्मक मतलब हम जो भी ले रहे हैं बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियां हमारे कुपोषण का कारण बनती हैं। अधिक लेंगे तो भी, कम लेंगे तो भी। अब आता है हमारा अति पोषण से होने वाले रोगों को छांटिए। यहाँ पे देखिए, जो अति पोषण कुपोषण से होने वाले रोग को इसमें से छांटिए। क्या क्या अधिक पोषण से हो जाता है। देखिए, हमें विटामिन डी की अधिकता, गुर्दे का रोग, बेरी रिकेट्स, विटामिन ए की अधिकता और हृदय रोग। जो इसमें आता है क्वेश्चन का आंसर, विटामिन डी की अधिकता हो जाती है तो भी जो है हमें नुकसान देता है, गुर्दे का रोग हो जाता है। और तीसरा आता है हमारा विटामिन ए की अधिकता हो जाता है शरीर में और तब भी नुकसानदायक होता है। और हृदय रोग यानी हम ज़्यादा मतलब कि कोई चीज़ खा लेते हैं जो हमारे हृदय रोग के लिए भी नुकसानदेह होता है, यानी फैट की चीज़ें या इस तरह से तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी क्या होता है, हृदय रोग यानी हमारा मोटापा बढ़ जाता है, हृदय रोग बीमारी हो जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन जाता है कि ए, बी और ई और लास्ट में एफ। अब आता है क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आहार में केवल प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखिए, अभिकथन है कि क्वेश्चन जो होता है आहार में प्रोटीन की कमी से होता है और उन्हें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है, तब उन्हें यह रोग हो जाता है। अब देखिए, जो क्वेश्चन क्या होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये आपको बताना है कि क्वेश्चन जो है आहार में प्रोटीन की कमी से होता है और उन्हें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है, तब उन्हें यह रोग हो जाता है। देखिए, दो बीमारियां होती हैं, क्वाशरकोर और मेरास्मस। क्या होती हैं, क्वाशरकोर और मेरास्मस। तो इसमें जो आपका है, अब इसमें जो क्वाशरकोर होता है, अब आपको बताना है कि क्वाशरकोर जो है प्रोटीन की कमी से होता है और इसके साथ साथ इनमें क्या है, इनमें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है, तब उन्हें रोग हो जाता है। कारण में है कि यह रोग अधिकांशतः 1 से 4 साल के बच्चों को होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, इसमें आपको आंसर इसका बताना है कि इसमें ए और आर दोनों सही है, कि ए सही है और आर गलत है, और इसमें ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें आप हमें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन और कैलोरी की कुपोषण के कारण
कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? देखिए, शरीर में सूजन हो जाना, मांसपेशियों का क्षय होना, श्वसन में कठिनाई होना, चंद्राकृति यानी चंद्र के समान मुख हो जाना, गुर्दे में पथरी होना, बालों का चमकहीन एवं कड़ा हो जाना। तो देखिए, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की बातें कर रहा है, तो इसमें शरीर में सूजन आ जाती है, मांसपेशियां यानी धीरे धीरे हमारे बच्चों की मांसपेशियां खत्म होने लगती हैं, डी यानी चंद्राकृति यानी चंद्र के समान मुख हो जाता है, और बालों का चमकहीन हो जाना, चमक हो जाता है, चमक उसकी खत्म हो जाती है और कड़ा होने लगता है। तो ये प्रोटीन और कैलोरी के कुपोषण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से इनमें से कौन सी एनीमिया रोग होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको ये बताना है कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सी एनीमिया इसमें से होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, और इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उस पे है अभिकथन और कारण में। तो देखिए, यहाँ पर ये अभिकथन लिखना था, हमने कारण लिख दिया यहाँ पर। तो अभिकथन यहाँ पर क्या है कि मिड डे मील प्रोग्राम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 3 से 6 वर्ष के बालकों के पोषण स्तर में सुधार लाना है, यानी मिड डे मील का ये उद्देश्य बता रहा है। कारण में क्या है, इसमें बच्चों को पूरक आहार के रूप में 300 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन और वर्ष में 200 दिन पूरक आहार टोटल दिए जाते हैं। 300 किलो कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन कितने दिन तक? 200 दिन तक दिया जाता है। तो ये देखिए, आप यदि आपने इसके बारे में जाना होगा, जानकारी होगी, तभी इसका आंसर आप दे सकते हो। तो देखिए, इसमें जो आंसर जाता है हमारा क्या होगा? सी होगा। ए और आर दोनों सही है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में क्या कर रहा है, इसके बारे में डिटेल बता रहा है कि मिड डे मील गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए और ये 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए इसमें क्या किया जाता है। इसमें बच्चों को पूरक आहार के रूप में 300 किलो कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दी जाती है और 200 दिन तक ये दिया जाता है। अब आता है हमारा ये भी क्वेश्चन आपके लिए है आज कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है और उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन नहीं कर पाता है, क्या होता है? रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लाइकोजन के रूप में, यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसको आप जान लीजिए, ग्लाइकोजन के रूप में जो है उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? और मोस्टली ये रोग बच्चों में होता है। मैंने हिंट दे दिया यहाँ पर कि मोस्टली ये रोग बच्चों में होता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर नहीं हो पाता है, तो वह कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्बोज में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है कितना होता है, ये आपको बताना है। 1:2, यानी हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो देखिए, जो इसमें ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? डी होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। इन दोनों को मिला करके हमारा कार्बोज बनता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हमारा ये कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी एग्जाम होते हैं इसके नाम दोबारा पूछ लेते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है। इसमें जो शुगर्स पाया जाता है उसी के नाम को इसको भी इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ग्लैक्टोज। देखिए, हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करते हैं, ये हमारा इसको एक नाम से जानते हैं, करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी। यानी ये जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले सबसे तेज गति से हमें ऊर्जा देने का काम करता है। कौन? हमारा ग्लूकोज। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी। इसी को हम ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में बहुत फास्ट ऊर्जा देता है, जबकि हमारा जो वसा होता है वो देर से ऊर्जा देने का काम करता है, और इसीलिए इसका नाम है करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी। अब आता है फ्रक्टोज। अब देखिए, जो फ्रक्टोज होता है हमारा, इसको फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्रूट शुगर, यानी फल में पाया जाने वाला शुगर होता है, और इसको लेबुलोज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है सबसे मीठा होता है। क्या होता है? ये सबसे मीठा होता है। अब आता है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ये डायरेक्ट पेड़ पौधों पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। ये हमारा एनिमल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? ये
एनिमल कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि ये एनिमल में ही पाए जाते हैं। अब आता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है, ये हमारा जो सुक्रोज है, ये शुगर ऑफ शुगर केन, यानी इसको शुगर केन, यानी कौन से शुगर केन के नाम से जानते हैं? शुगर ऑफ शुगर केन के नाम से, या शुगर ऑफ बीट के नाम से। क्या है? जिसको बीट शुगर कहते हैं, यानी बीट शुगर में जो शुगर पाया जाता है वो क्या है? हमारा सुक्रोज होता है। क्या है? सुक्रोज है। तो यानी इसको शुगर केन या शुगर ऑफ बीट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके नाम में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माल्टोज। ये देखिए, जो माल्टोज शुगर होता है, ये हमारा माल्ट शुगर के नाम से इसको जानते हैं। माल्टोज शुगर को माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। अब लास्ट हमारा आता है लैक्टोज। ये जो हमारा लैक्टोज होता है, ये हमारा लैक्टोज, देखिए यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा माल्टोज है, ये माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, और जो हमारा लैक्टोज होता है वो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने सही लिखा है, यानी मिल्क शुगर के जो लैक्टोज है, आपको पता है कि जो दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज जो है में क्या मतलब, लैक्टोज किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरित अनाजों में इनमें से कौन सा कार्बोज पाया जाता है? देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अंकुरित अनाजों में इनमें से कौन सा कार्बोज पाया जाता है? सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च, ग्लूकोज। तो हमारा क्या पाया था? इसमें डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेक्स्ट्रीन। अब कार्बोज की अधिकता से इनमें से कौन से रोग हो जाते हैं? तो देखिए, कार्बोज की अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कौन कौन से रोग हो जाते हैं। मोटापा, मानसिक परिवर्तन, डेंटल कैरीज, डायबिटीज। देखिए, हमारा इसमें क्या होता है? ये हमारा ए होता है, नहीं मोटापा भी होता है, डेंटल यानी दांत का क्षरण होने लगता है, और डायबिटीज हो जाता है। मानसिक परिवर्तन इस तरह से नहीं होता है कोई, तो इसमें ज़्यादा जो होता है हमारा मोटापा है, डेंटल कैरीज और डायबिटीज होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए। देखिए, ये आपका एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आपके आए थे, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और वैसे भी आपके नेट में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिएगा, शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन से अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है जो प्रौढ़ों के लिए आवश्यक नहीं होती है? इसमें एक मैं लाइन हमने जोड़ दिया है, जो प्रौढ़ों के लिए आवश्यक नहीं होती हैं लेकिन वो शिशुओं के लिए आवश्यक होती हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हिस्टिडीन और आर्जिनिन होगा। क्या होगा? हिस्टिडीन और आर्जिनिन होगा, जबकि ल्यूसिन और ट्रिप्टोफेन नहीं है, सिस्टीन और लाइसिन नहीं है, न तो नरिन न तो प्रोलिन। तो आपका जो आ जाता है हिस्टिडीन और आर्जिनिन, जो एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन आपका है कि ये जो हमारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन जो हमारे पाए जाते हैं, वो हमारे प्रोटीन किस तत्व में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको इससे मैंने मिलान किया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एमिनोडिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, जीन, ओबलब्यूमिन, एक्सिलिन, लाइसिन और लाइसिन। देखिए यहाँ पर ये आपका ग्लाइसिन है। ये लास्ट वाला हमारा क्या है? ये ग्लाइसिन है। क्या है? ग्लाइसिन है। अब देखिए, जो हमारा एमिनोडिन है, ये किस में पाया जाता है? ये बादाम की प्रोटीन होती है। कौन सी? एमिनोडिन। एमिनोडिन क्या होती है? बादाम की प्रोटीन पाई जाती है ये। और ये जो है नेक्स्ट हमारा आता है लैक्ट एल्ब्यूमिन। क्या होता है? लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो दूध की प्रोटीन होती है, लैक्ट एल्ब्यूमिन। और जीन जो होता है कहाँ पाता है? मक्के की प्रोटीन में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और ओबलब्यूमिन, जो ओबलब्यूमिन होता है किसमें पाया जाता है? वो अंडे की प्रोटीन होती है। ओबलब्यूमिन अंडे की प्रोटीन होती है। एक्सिलिन क्या होता है? ये हमारे जो सूखे मेवे होते हैं, ये यहाँ पर देखिए, जो ओबलब्यूमिन है, ये ओबलब्यूमिन अंडे की प्रोटीन पाया जाता है, हमने यहाँ को बता दिया। और पांचवा हमारा आ जाता है एक्सिलिन। एक्सिलिन हमने भी आपको बताया, ये सूखे मेवे में पाए जाते हैं। लाइसिन, जो अनाज में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? लाइसिन अनाज में पाया जाता है। अब हमारा आता है ग्लाइसिन। ये क्या लिखा है? ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन है वो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, ग्लाइसिन नाम की प्रोटीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर प्रोटीन के कार्यों की को इनमें से छांटिए। अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से प्रोटीन के कार्य इसमें हैं। तो इसमें आपको देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके की बार आए थे, इसलिए मैंने इस तरह बना दिया है आपके लिए कि प्रोटीन के कार्यों को इनमें से छांटिए। रक्त का थक्का जमाने में, शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना, सामान्य दृष्टि में सहायक होना, शरीर के ताप को नियमित करना, एंजाइम एवं एंटीबॉडीज का निर्माण करना, अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रित करना।
तो देखिए जो इसमें ऑप्शन जाता है हमारा, रक्त का थक्का जमाने के लिए फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता है ये। उसके बाद सामान्य दृष्टि में सहायक होता है, और इसके जो हमारा रोडाप्सिन और आयोडाप्सिन पाया जाता है वो उसमें हमारा प्रोटीन पाया जाता है, रोडाप्सिन नाम की प्रोटीन होती है जो सामान्य दृष्टि में सहायक होती है। और उसके बाद हमारा आता है एंजाइम एवं एंटीबॉडीज़ के निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। अब हमारा आता है अम्ल और क्षार की मात्रा को भी नियमित करने का काम करता है, लेकिन शरीर में ऊर्जा का संग्रह नहीं करता है। प्रोटीन शरीर के ताप को भी नियमित नहीं करने का काम करता है। इसका जो ज़्यादा फोकस है एंजाइम एंटीबॉडीज़ का निर्माण, अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन करने का काम, सामान्य दृष्टि में सहायक होना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका फैट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पर रेंसिडिटी, और इसको और उसके बाद है पाइसीकरण, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण। ये आपके फैट में होने वाली क्रिया है चारों, रेंसिडिटी, पाइसीकरण, हाइड्रोजनीकरण और साबुनीकरण। अब देखिए जो हमारा रेंसिडिटी होता है क्या करता है, वसा एवं तेल को लंबे समय तक यदि खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेता है, जिससे वो जो हमारा तेल होता है वो नुकसानदायक हो जाता है, यानी हमारे लिए फिर वो लाभप्रद नहीं होता है। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, जब हम तेल को खुला छोड़ देते हैं उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, उसे ही क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। नेक्स्ट हमारा पाइसीकरण। पाइसीकरण क्या, जब वसा को जल के साथ फेंटा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण की क्रिया बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण की क्रिया क्या होती है, इसमें जब असंतुलित वसा को संतुलित वसा में बदलते हैं, असंतुलित वसा को संतुलित वसा में बदलते हैं, उसे हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साबुनीकरण। साबुनीकरण में क्या होता है कि वसा को क्षार की चीज़ों से हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे वो साबुन जैसा झाग देने लगता है। तो यानी हमारा वसा को जब क्षार से क्रिया करते हैं तो सैपोनिफिकेशन, और हाइड्रोजनीकरण की जो क्रिया होती है असंतुलित वसा को संतुलित वसा में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण है। पाइसीकरण भी हमने आपको बताया कि पाइसीकरण क्या होता है, असंतुलित जो ये पाइसीकरण है वो वसा को जल के साथ जब फेंटा जाता है। उसके बाद रेंसिडिटी क्या होता है, वसा एवं तेल को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया होने लगती है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स भी बनाते चलिए, साथ में आपके हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसे आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि पहली वीडियो आप देख रहे हो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।